So how was your experience like when you entered the interview room? अगर हॉबी में झूठ बोल के अगर उन्होंने पकड़ लिया कि हॉबी तो ये नहीं है, तो वो बैड इंप्रेशन पड़ता है। एंड सर यू कैन बी ऑनेस्ट अबाउट, मतलब हॉबी का मतलब ये नहीं है कि इन एंड आउट हर चीज़ पता होनी चाहिए। एंड सर एक क्वेश्चन था अफगानिस्तान पे, क्योंकि हाल ही में अटैक हुआ था रशिया पे, आईएसआईएस ने अटैक करा था मॉस्को पे, तो उसके अराउंड क्वेश्चंस थे। So if somebody ask you कि कहाँ से शुरू किया जाए तो यूजुअली लोग ओपी गाबा से शुरू करते हाँ हैं। जी। सो तुम्हारा भी यही स्टेटस रहेगा? सर मैंने पॉल साइंस में शुभ्रा मैम है, उनके नोट्स ही फॉलो करे हैं। एज सच कोई बुक नहीं पढ़ी, बट सर इसमें मैंने टॉपर कॉपीज काफ़ी पढ़ी थी। ओके। हाय चैतन्य। हेलो सर। And very strong congratulations to you थैंक यू for सर। scoring 117 यस सर। All India rank. Yes, sir. So this was your which attempt? So this was my second attempt. And what was the scene in first? Sir, in first attempt I had given with graduation. So Okay. in that I could not clear prelims. And So the that second- proves the point that hard work goes for a long Yes, if sir. you want to clear it. Yes sir. Right. So it was basically a 3 years preparation. Sir, I started around 2020 May. Okay. So yes sir, I would say like and in this 2023 I am able to secure this rank. And sir the thing was कि कोविड आ गया था 2022 में 2020 में, तो मेरा प्लान था कि 2023 में ही फर्स्ट अटेम्प्ट देना है। Okay. बट जब कोविड आया तो आई थॉट कि कॉलेज के साथ साथ आई कैन मैनेज नाउ, क्योंकि क्लासेस थी नहीं, ऑनलाइन क्लासेस थी। तो 2020 में स्टार्ट करा एंड तब तक 2022 तक आई हैड प्रिपेयर्ड मोस्टली। ऑप्शनल हो गया था, जीएस के सारे हो गए थे, ऑल्दो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं थी। बट आई थॉट प्रीलिम्स दे के देखते हैं, प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो 3 महीने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। Okay. बट प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ। तो बट सर आई वुड सी दैट एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता फिर मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि हाफ Obviously. करना पड़ता। एंड अगर गलती से इंटरव्यू कॉल आ जाती तो फिर इंटरव्यू आउट होने के बाद अटेम्प्ट देना इज वेरी टफ। Exactly. तो सर वो प्रीलिम्स के बाद फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी मेंस की। But वो एक फाउंडेशन बन गया जो उस टाइम पे पड़ा था। यस सर, डेफिनेटली। So as we always hear people saying कि मैंने तो NCERT से स्टार्ट किया था। So did you also start with NCERT? सर एक्चुअली मैंने स्टार्ट करा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस से। Okay. हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस देखने के बाद सर मुझे लगा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से अच्छे से हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सर ज्योग्राफी, उसमें मैंने सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करी एंड ऑनलाइन लेक्चर्स देखे अपने जो टीचर्स के थे। एंड सर बाकी मैंने आज सच कुछ एनसीईआरटी नहीं पढ़ी किसी सब्जेक्ट की। Okay. एक ज्योग्राफी की पढ़ी एंड सर इकोनॉमिक्स मेरा 11th-12th में था, तो उसको थोड़ा आई ब्रश्ड अप अगेन। हिस्ट्री के लिए NCERT नहीं? नहीं सर, मैंने हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। ऑल राइट, दैट्स गुड। ओके, चलो अगर आज हम पीछे चलते हैं जर्नी में, तो कोई ऐसा कोई एक पर्सनालिटी जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया हो? तो सर एक पर्सनालिटी, एक्चुअली आई वॉच एनिमे शोज कुछ, तो उसमें एक शो है केंगन अशूरा, उसका जो मेन कैरेक्टर है ओमा टोकीटा करके नाम है उसका। सो Okay. दैट पर्सनालिटी हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट। एंड सर जो शायद एक पर्सनालिटी जो सबकी इंस्पिरेशन है, दैट इज विराट कोहली। ओके। तो सर हाँ, उसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ, कि दैट लेवल ऑफ परसिस्टेंस, हार्ड वर्क एंड वो बॉटम से हाई रीच करना, तो सर दैट हैज इंस्पायर्ड मी। वेरी गुड। कोई ऐसा एक सॉन्ग जिसने तुम्हें इंस्पायर किया हो थ्रू एंड थ्रू? सर एक सॉन्ग एक परमीश वर्मा का है, वो आम जय मुंडे, तो आई यूज्ड टू लिसन टू दैट सॉन्ग जब So, भी ऐसे एम ये था कि आम नहीं रहना। हाँ जी सर, एग्जैक्टली। आम नहीं रहना। ओके, दैट्स गुड। एंड व्हाट वाज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट? सर माय ऑप्शनल वाज पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके। सो इफ समबडी आस्क यू कि कहाँ से शुरू किया जाए तो यूजुअली लोग ओपी गाबा से शुरू करते हाँ हैं। जी। सो तुम्हारा भी यही स्टेटस रहेगा? सर मैंने पॉल साइंस में शुभ्रा मैम है, उनके नोट्स ही फॉलो करे हैं। आज सच कोई बुक नहीं पढ़ी, बट सर इसमें मैंने टॉपर कॉपीज काफ़ी पढ़ी थी। ओके। हाँ जी, तो सर टॉपर कॉपीज से, बिकॉज टॉपर्स जो पास्ट ईयर्स के रहे हैं उन्होंने पूरी मेहनत करके अपने नोट्स बना के आंसर्स में लिखे होंगे, तो मैंने वहाँ से काफ़ी सारे कोट्स बुक्स के नाम उठाए हैं। एंड सर मेरे ऑप्शनल में मार्क्स रहे हैं 283, व्हिच आई थिंक दिस टाइम इज गुड, Decent enough. हाँ, मतलब पॉल साइंस में इस बार का वन ऑफ द गुड स्कोर्स है। तो सर उसमें आई वुड से जो एक चीज़ फ़ायदे रही वाज कि मैंने ना बुक्स पे बहुत फोकस करा, लाइक बुक्स, ऑथर्स, इनके नाम और इवन द ईयर, आई मेंशन द ईयर आल्सो कि बुक का Alright. कौन सा ईयर क्या है। एंड सर वो मैंने टॉपर कॉपी से उठाए एंड थोड़ा बहुत सर अपना खुद से रिसर्च मटेरियल से उठाया। फॉर एग्जांपल मैं वैंटेज विद पल्की शर्मा देखता था, तो उसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल, डेटा, कोड, फैक्ट्स मिल जाते हैं और अच्छा एनालिसिस भी मिल जाता है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अभी जब स्टूडेंट्स देखते हैं जो अभी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, तो वो यूजुअली लोगों के मॉक इंटरव्यूज़ देखते हैं। Yes, sir. अब मॉक इंटरव्यू और एक्चुअल इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस रहता Yes, है, sir, बिल्कुल। है ना? तो आप अपना एक्चुअल इंटरव्यू जो हुआ, यूजुअली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो उनका वर्बेटम शेयर करते हाँ हैं। जी, ट्रांसक्रिप्ट।
ट्रांसक्रिप्ट देते हैं ना, आज हम उसको वीडियो में शेयर करते हैं. ओके सर. So how was your experience like when you entered the interview room? तो सर मेरे जो चेयरमैन पर्सन थे, चेयर बोर्ड पर्सन, हिज नेम वाज आईपीएस शीलवर्धन सर. All right. एंड सर ही मेड मी वेरी कॉर्डियल. बैठते ही सेड कि कोई बात नहीं, दिस इज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, फील फ्री, बी कंफर्टेबल. एंड देन सर, बिकॉज मेरी वन ऑफ द हॉबीज, एक तो ऑप्शनल पॉल साइंस था, एंड वन ऑफ द हॉबीज वाज फॉलोइंग इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी अफेयर्स. Okay. तो मेरा मेजर इंटरव्यू वाज अराउंड इंटरनेशनल अफेयर्स की, रशिया यूक्रेन वॉर एंड अपना इजराइल गाजा का इशू, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज अप्रोच विद पाकिस्तान, व्हाट शुड बी इंडियाज अप्रोच. एंड सर एक क्वेश्चन था अफगानिस्तान पे, क्योंकि हाल ही में अटैक हुआ था रशिया पे, आईएसआईएस ने अटैक करा था मॉस्को पे, तो उसके अराउंड क्वेश्चंस थे. एंड सर मेरी एक हॉबी है प्लेइंग गिटार, तो Okay. कुछ क्वेश्चंस गिटार के अराउंड भी थे. All right. So basically कैंडिडेट्स को ये याद रखना है कि वो जो भी हॉबी लिखेंगे, पैनल में एक इंसान ऐसा जरूर बैठा होगा जिसको उसके बारे में इन एंड आउट सब पता होगा, है ना. हम कोई भी हॉबी लिख के चले जाए, तो तुम्हारे हिसाब से कितने ध्यान से हॉबीज लिखनी चाहिए? सर इसमें ना मेरा मानना ये है कि जैसे अलग अलग इंटरव्यूज हुए हैं, और अब जैसे कुछ फेलो बैचमेट से बात हुई, तो सबके इंटरव्यूज हॉबी बेस्ड नहीं थे. जैसे मेरा इंटरव्यू तो पर्टिकुलरली टोटली हॉबी बेस्ड था. एंड कुछ लोगों के इंटरव्यूज ऐसे भी होते हैं जिनकी ना हॉबी बेस्ड नहीं, वो करंट अफेयर बेस्ड हो जाता है. कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है कि प्लेस बेस्ड, कि दिल्ली से हो तो दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, जैसे 3 जगह हूँ मैं, तो उसी पे सारा इंटरव्यू निकल गया. और सर रही बात हॉबी की, आई वुड से डोंट लाई. अगर हॉबी में झूठ बोल के अगर उन्होंने पकड़ लिया कि हॉबी तो ये नहीं है, तो वो बैड इंप्रेशन बढ़ता है. एंड सर यू कैन बी ऑनेस्ट अबाउट, मतलब हॉबी का मतलब ये नहीं है कि इन एंड आउट हर चीज़ पता होनी चाहिए. हॉबी इज समथिंग दैट यू फॉलो एज पैशन, मतलब तुम अच्छे से करना चाहते हो, बट ये चीज़ है कि दैट शुड हाईलाइट कि दिस पर्सन हैज इंटेलेक्ट एंड क्यूरियोसिटी. क्योंकि तुम कुछ कर रहे हो और तुम्हें उसका बेसिक्स नहीं पता, मतलब यू लैक क्यूरियोसिटी. ऐसी चीज़ कुछ शो नहीं होनी चाहिए. बाकी सर जनरल एज सच कुछ स्पेशली हॉबी बनाना फॉर इंटरव्यू, आई वुडंट रिकमेंड दैट. या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और अगर न्यू कमर्स को, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करनी है, उनको एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज देना हो, तो वो क्या होगा? सर न्यू कमर्स के लिए सर मैसेज यही रहेगा कि पीवाईक्यूज एंड सिलेबस, क्योंकि इसका सिलेबस और वो इतना वास्ट है. अगर तुमने पीवाईक्यूज और सिलेबस को सही से नहीं समझा, तो यू विल बी लॉस्ट इन द ओशन ऑफ सिलेबस, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वाइड है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स हैं, और अनंत बेसिकली इन्फिनिटी तक जाते हैं सारे सब्जेक्ट. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल सर पॉलिटी में हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब उसमें कोई बंदा अगर स्पीकर को इन डेप्थ पढ़ता रहे कि आरओपी सीओपी खोल के बैठ गया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वही खोल के बैठ के सारे रूल्स पढ़ रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन कभी आया था किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं करना. हमें अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है एंड वो आइडेंटिफाई पीवाईक्यूज और सिलेबस से हो पाएंगे. अब अगर हम एक बार फिर से बैकग्राउंड में जाएं, फ्लैशबैक में जाएं, और कोई एक ऐसी याद जिसको आते ही तुम्हारे फेस पे एकदम से स्माइल आए तैयारी के दौरान. सर एक्चुअली मेंस के टाइम ना जब लिखना बहुत पड़ता था, तो ऐसा लगता था कि ये वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि बिकॉज सर मेंस के टाइम जो प्रेशर होता है ना माइंड पे, प्रीलिम्स हो गया, और फिर ऐसा लगता है यार ओनली 14,000 स्टूडेंट्स हैव गॉटन द चांस टू गिव मेंस, और ये चांस को आई डोंट हैव टू ब्लंडर इट, तो इसके लिए फुल प्रिपरेशन करनी है. तो सर मैंने ना पेन्स जो खत्म किए थे वो मैंने इकट्ठा करके रखे हुए हैं. तो जब उन्हें देखता हूँ तो सर अच्छा लगता है कि हाँ कि भाई ये मेहनत से, मतलब दिस मेहनत हैज ब्रॉट फ्रूट्स. या इट हैज ब्रॉट फ्रूट एंड फॉर श्योर द हार्ड वर्क विल नेवर गो वेस्ट. यस, अगर वो हार्ड वर्क चैनलाइज किया गया हो तो कभी वेस्ट जा भी नहीं सकता. यस सर, है ना. अच्छा, अब ये बताओ यार, बिकॉज नोबडी कैन बी बेटर देन यू टू गिव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्या ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करनी चाहिए? सर इसमें आई वुड से कि ना यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. जैसे सर मैंने क्या करा था फर्स्ट ईयर में, आई आल्सो ट्राइड अ स्टार्टअप. तो मतलब आई ट्राइड एक्सप्लोरिंग थिंग्स. तो फर्स्ट ईयर मैंने स्टार्टअप ट्राई करा, उसमें मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग एल्स. एंड सर सेकंड ईयर तक आता था आई रियलाइज कि ठीक है, मुझे ना तो प्लेसमेंट के लिए बैठना है, ना मेरा स्टार्टअप में भी इतना कुछ वो नहीं है. देन आई डिसाइडेड कि नहीं, सिविल सर्विस इज वन ऑफ द करियर ऑप्शन विच विल गिव मी डाइवर्सिटी, विच विल गिव मी सोशल रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग. फाइनेंशियली भी मुझे सोचना नहीं पड़ेगा वंस आई एंटर इनटू गवर्नमेंट जॉब. तो सर उसके बाद आई डिसाइडेड कि नहीं, अब ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैड चोजन कि CSC कंप्यूटर साइंस की मेरी ग्रेजुएशन थी, मेरा उससे कोई पाथ नहीं जाना आगे. तो सर आई थिंक पर्सन हैज टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ कि कब, लाइक क्योंकि सर UPSC इज वेरी रिस्की, कुछ इंश्योर नहीं है कि कुछ होगा या नहीं होगा. आई वॉज लकी कि मेरा फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड है, तो आई हैड अ ऑप्शन बी. तो आई वुड से कि अपने हिसाब से डिसाइड करो, उस लेवल पे डिसीजन लो कि कॉन्सिक्वेंस चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, यू शुड बी हैप्पी विद इट.
ऐसा ना हो कि 6 साल निकल जाए देन यू थिंक यार इससे Yeah. अच्छा तो ग्रेजुएशन की जॉब कर लेना। हाँ, अच्छा इस पॉइंट में मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। यू सेड कि दिस इज़ नॉट सर्टेन यूपीएससी, Yes, sir. तो ऐसा तो कोई भी एग्जाम सर्टेन ही नहीं है लाइफ हाँ जी, में, सर। है ना। क्लैरिकल जॉब के लिए भी हम सारे बैठ जाएंगे तो सब क्लब भी नहीं लगेंगे। हाँ जी, सर। कांस्टेबल का एग्जाम भी सब लोग देते हैं, सब कांस्टेबल भी नहीं लग पाते। बट इज दिस बी द फियर फैक्टर टू स्टार्ट द जर्नी? सर आई बिलीव इस एग्जाम में ना लक फैक्टर थोड़ा एक्स्ट्रा है, बिकॉज जो ऐसे एग्जाम होते हैं देर आर सम सिंगल डे एग्जाम्स, उसमें प्रीलिम्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुम्हारा अगर एमसीक्यू में सही मार्क है तो उसके कोई नंबर नहीं काट सकता। बट फॉर एग्जाम्पल इस पेपर में यू हैव 9 रिटन एग्जाम्स, मेंस वाले जो होते हैं, फिर इंटरव्यू में भी सब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो यू माइट फील कि मैंने बहुत अच्छा करा है, बट यू माइट नॉट गेट दोज मार्क्स, वो Yes. मार्क्स माइट नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन योर मार्कशीट। तो सर वो चीज़ ना एज अ ग्रज नहीं रहनी चाहिए कि हाँ। यूपीएससी ने मेरे साथ कुछ अनफेयर करा, तो यू शुड बी हैप्पी विद बोथ द कॉन्सिक्वेंसेस, कि Exactly. भाई पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बिकॉज द प्रोसेस इज वेरी सब्जेक्टिव। इट इज इंडीड, बट इट इज ऑल्सो वेरी साइंटिफिक। यस सर, टू एन एक्सटेंट वी कैन से, बिकॉज कुछ ना कुछ हद तक लॉजिक एंड रीजन तो योर आंसर शुड पोजेस इफ यू हैव गॉटन गुड मार्क्स। यस, वेरी ट्रू। अच्छा, अब एक चीज़ और, जैसे अभी हमने बोला कि सर्टेनिटी तो नहीं है, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद सोचा जाए और उसके बाद जब ऑलरेडी यू आर 21 22 और अब तुम 3-4 साल लगाने की सोचो, इससे बेटर ये नहीं जो तुमने किया कि 3 साल तुमने ग्रेजुएशन के साथ पढ़ लिया एंड देन इमीडिएटली आफ्टर जो ग्रेजुएशन 1 साल में क्लियर भी हो गया, 1-1.5 साल में। अब जब तुम अपने साथ के लोगों को देखते हो जो कॉलेज में थे, तो कितने लोग हैं जो सिविल्स की तैयारी नहीं भी कर रहे थे और कोई भी तैयारी नहीं कर रहे थे और पढ़ भी नहीं रहे थे कॉलेज के लिए, तो वो जो टाइम वेस्ट हो रहा था उसका क्या है? सर आई वुड थिंक कि इसमें ना मतलब फर्स्ट तो यू हैव टू डिसाइड कि यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। For example, there are few of my friends, they are at very good packages in Google, in Amazon, in Adobe. तो सर अगर if you are wasting time फिर तो कोई सेंस नहीं है, because कॉलेज में you are in one of the most productive years of your life. And sir if you decide to go for preparation, then sir that should be a well made decision. अगर तुम ऐसे सोचो कि 3 महीने प्रिपेयर करूंगा, then 3 महीने you are stressed about कि जॉब नहीं लगनी, तो सर फिर ऐसा ये एग्जाम नहीं है कि ऐसा निकल जाए। एग्जैक्टली, You have to go all in. If you are going in for this exam, तो फुल टाइम प्रॉपर अपना फोकस डेडिकेशन से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। मैं ना स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज देता हूँ, यार हम सबके पास 24 आवर्स रहते हैं लाइफ में, हर डे में वी हैव 24 आवर्स, इसमें से 8 घंटे सो लेते हैं, 2 घंटे खाने पीने के लगा लेते हैं, 10 घंटे निकल गए, 14 बचे हैं। अब उसमें से जेन्युइनली जब तक डेट शीट नहीं आती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमैनिटीज़, ये तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी है, तब तक नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली, डेट शीट आती है तो थोड़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है, चलो पढ़ लेते हैं। तो वो जो 14 घंटे दिन के बचे हुए थे, उनमें से अगर हम डेली के 5 घंटे लगाने शुरू कर दें और 3 साल पढ़ दें। हाँ सर, मेरा खुद मानना है सर कि 6 से 8 घंटे मोर देन इनफ है। हाँ, लेकिन सर गिवन कि 6 से 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी हो, एग्जैक्टली। ऐसा ना हो कि 6 से 8 घंटे टेबल पे बैठे हो। अगर 6 से 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आई थिंक आपको 8-9 घंटे टेबल पे बैठना पड़ेगा। मतलब सर मेरा साथ ये होता था कि 2 घंटे बाद मेरा दिमाग नहीं चलता था, तो मुझे पता रहता था कि अब मैं 1 घंटा तो दे रहा हूँ बट प्रोडक्टिविटी आधे घंटे की आ रही है। तो सर मैंने क्या करा हुआ था, मैंने ना अपने कैलकुलेशन करी हुई थी कि 1 घंटे में 15 पेज की मेरी प्रोडक्टिविटी है, अगर मेरे 1 घंटे में 10 हो रहे हैं तो मैं प्रोडक्टिविटी 1 घंटे की नहीं लगाऊंगा, मैं जब 15 पेज होंगे तो ही 1 घंटे की अपनी स्टडी मानूंगा। तो सर मैंने ऐसे अपना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेट करा हुआ था हर चीज़ का, इकोनॉमिक्स के 1 घंटे में 15 पेज होने चाहिए, हिस्ट्री के 20 पेज होने चाहिए। तो सर इस हिसाब से आई थिंक अगर 6 से 7 घंटे की प्रोडक्टिविटी 3 साल दे दोगे तो मतलब वेरी इजी हो जाएगा एग्जाम निकालना। तो गाइस मेरे को लगता है यू हैव गॉट अ वेरी क्लियर मैसेज, और वो भी फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, ही हिमसेल्फ डिड इट एंड नाउ यू हैव अ क्लियर मैसेज। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज, यू कैन बेटर यूटिलाइज इट, और उसके बाद वो रिग्रेट भी नहीं रहता कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है, मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया है। सो यू सेव ऑन टाइम, यू सेव ऑन रिग्रेट्स, एंड देन द रिजल्ट बिकम्स मोर पॉसिबल। विद दिस वी विल थैंक्स सर, एंड होप टू सी यू सून अगेन। Yes sir, definitely. थैंक यू। Thank you.